अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना आपका सपना है तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इतने लंबे एक्सपीरियंस के साथ मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपको बताता हूं जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं और उन मिस्टेक्स की वजह से वो स्टूडेंट्स या तो अपना स्कोर किल कर लेते हैं या फिर अच्छे कॉलेज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ऐसी 10 मिस्टेक्स अगर आप भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि इन 10 मिस्टेक्स में से आप कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं और साथ में ये कमिटमेंट भी कीजिएगा कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। यकीन मानकर चलिए, अगर आप इन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लेते हैं तो आप अपने स्कोर में लगभग 30% का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने का अपना सपना ज़रूर साकार कर सकते हैं। पहली मिस्टेक, नॉट मेकिंग नोट्स। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं या ठीक से नहीं बनाते हैं। और अगर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू उनको पीडीएफ्स प्रोवाइड होती हैं और वो बस सिर्फ उन पीडीएफ से ही काम चला लेते हैं। डिफरेंट बुक्स भी पढ़ते हैं, अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी जाते हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में लास्ट में जाकर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं और अच्छे नोट्स बनाइए। अच्छे नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप जमा कर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट करें। नोट्स बनाने का एक अलग से वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखिए और उससे नोट्स ज़रूर बनाइए। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो यकीन मानकर चलिए कि जो रिवीजन का आपका पीरियड आएगा, जब आप टेस्ट के लिए रिवीजन करेंगे, जब आप फाइनल रिवीजन करेंगे, आप अपने जो टाइम रिक्वायर्ड है रिवीजन के लिए उसमें एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन लाते हुए और इफेक्टिव रिवीजन कर पाएंगे। दूसरी मिस्टेक, मल्टीपल बुक्स। जी हाँ, बच्चे बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। जो उनके कोचिंग का इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल है, उस इंस्टीट्यूट मटेरियल को फॉलो करते हैं, लेकिन साथ में डिफरेंट बुक्स भी पढ़ते हैं। कोई एमटीजी पढ़ रहा है, फिंगर टिप्स पढ़ रहा है, एचसी वर्मा पढ़ रहे हैं, बालाजी पब्लिकेशंस की बुक पढ़ रहे हैं, यूएसएस पढ़ रहे हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जी हाँ, इतनी सारी बुक्स अगर आप करते हैं तो यकीन मानकर चलिए आप अपना टाइम किल करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 या 2 बुक्स आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए जो आप अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर्स की हेल्प लेकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन्हीं के थ्रू आपको अपना काम करना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जिस चैप्टर को उन्होंने अच्छे से कर लिया है उसी के क्वेश्चंस लगातार करते जा रहे होते हैं। शुरू के चैप्टर्स में ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं, लेकिन बाद में फिर टाइम का क्रंच आने की वजह से उन्हें नुकसान होने लगता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपनी बुक्स को लिमिटेड रखें और जो काम करें वो सटीक करें। तीसरी मिस्टेक, नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपनी क्लासेस में जाते हैं, अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, लेकिन वहीं अपना फुल स्टॉप लगा देते हैं चैप्टर के ऊपर, बल्कि क्वेश्चंस के ऊपर वो हमेशा कम ध्यान देते हैं और ऐसी वजह से उनका नुकसान होता है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस की सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है तो आपका नुकसान होगा। मैंने देखा है बायोलॉजी के केस में कि स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के ऊपर बहुत रिलाय करते हैं और अपने कोचिंग का जो नोट्स हैं उनके ऊपर रिलाय करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको ये तब समझ में आता है कि क्वेश्चन किस तरह की लैंग्वेज के साथ सामने आया है, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिमाग में कलेक्ट की है वो कैसे पूछी जा रही है और 4 ऑप्शंस को देख जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उससे कैसे बचना है। ये तभी आपको समझ में आता है जब आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए यकीन मानकर चलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चैप्टर के लगभग 200 मिनिमम 200 क्वेश्चंस आपको जरूर सॉल्व करने हैं और बायोलॉजी के केस में लगभग 400 के आसपास आपको क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। चौथी मिस्टेक है अवॉइडिंग टेकिंग टेस्ट। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट के नाम से घबराते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उतना अच्छा परफॉर्म अगर नहीं कर पा रहे हो तो उनको अपनी जो परफॉर्मेंस नज़र आती है दूसरों के कंपैरिजन में वो डीमोटिवेट करती है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे थे हर सब्जेक्ट के और हमारे चारों चैप्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए वो टेस्ट से बचते हैं। लेकिन आप अगर टेस्ट से बचते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि फाइनली एग्जाम में कैसे परफॉर्मेंस देनी है ये टेस्ट के थ्रू ही सामने आता है। आप ध्यान से समझिए, टेस्ट देना एसेंशियल है। अगर आप कम प्रिपेयर्ड हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए तब भी टेस्ट दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट मिला हुआ है तो डेट को आप फ्लेक्सिबल रख सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन टेस्ट आप दे रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, आपके इंस्टीट्यूट के टेस्ट हो रहे हैं, तो टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट देना कंपलसरी है। बिना टेस्ट के आप अपनी परफॉर्मेंस में एक अच्छा इंप्रूवमेंट ला ही नहीं सकते, बल्कि सोच भी नहीं सकते। 5वें मिस्टेक,
टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस न करना, नॉट एनालाइजिंग टेस्ट पेपर्स। मैं एक और बात बोलता हूं बच्चों, इफेक्टिवली टेस्ट आपका टेस्ट के बाद शुरू होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, यूजुअली मैंने देखा है स्टूडेंट्स को आंसर की मिल जाती है, उसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, वो उसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नेगेटिव हो गए, बस इतने तक सफिशिएंट रखते हैं, इससे आगे वो एनालिसिस नहीं करते। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये एक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट को एनालिसिस नहीं किया तो आप अपनी गलतियों को ढूंढ नहीं पाएंगे। जब आप टेस्ट का एनालिसिस करते हैं तभी आपको पता चलता है कि आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, नेक्स्ट टेस्ट में आपको क्या इंप्रूव करके आना है। टेस्ट पेपर के एनालिसिस का अपने आप में एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मेरा एक सेशन है, वो सेशन का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और उस लिंक पर आपको टेस्ट पेपर के एनालिसिस की डिटेल मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ताकि आप अपनी मिस्टेक्स को कवर कर पाएं और नेक्स्ट टेस्ट में उन्हें ओवरकम कर सकें। और छठी मिस्टेक है सारे सब्जेक्ट्स को डेली नहीं करना। सारे सब्जेक्ट्स का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि एक दिन फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, एक दिन केवल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और एक दिन केवल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, आप भी ये गलती करने वाले स्टूडेंट्स में हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए, क्या आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा पॉसिबल है कि लगातार आपको 3 दिन तक फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, फिर लगातार 3 दिन तक केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, फिर लगातार आपको बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है? क्या आप ऐसा पसंद करेंगे या आप इसको ग्रैस्प कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्या हर पीरियड फिजिक्स का हो? बिल्कुल नहीं हो, है ना। ये अपने आप में एक सिस्टमैटिक होता है। आपको डेली तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना ही है। हाँ, ये हो सकता है डेली टास्क में अगर होमवर्क किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्यादा है तो उस सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को आप स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना ही है। और एक और बात, अगर मान लीजिए किसी दिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का बहुत कम टाइम मिला तो आप सिर्फ उसको पीछे किए हुए चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो रनिंग चैप्टर चल रहा है उसी को रिवाइज कर सकते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। जब आप एग्जामिनेशन के हॉल में बैठकर पेपर दे रहे होते हैं तो वहां पर आपको तीनों सब्जेक्ट्स हैंडल करने हैं उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, और वहां पर बहुत तेजी से आपके दिमाग की स्विचिंग हो रही होती है। ये स्विचिंग आप तभी समझ सकते हैं जब आप डेली तीनों सब्जेक्ट्स पर काम करें। 7th मिस्टेक, बिकमिंग रेस्टलेस। क्या मतलब है इस बात का? पहले इस बात को समझिए। कई बार मैंने देखा है कि जैसे जैसे आपका जो आपके रूटीन टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किए जाते हैं, उन टेस्ट के डेट्स जैसे जैसे नज़दीक आ रही होती हैं तो स्टूडेंट्स थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, अपने आप को थका देते हैं, है ना, और इस वजह से फाइनली उस एग्जामिनेशन हॉल में उस एग्जाम वाली डेट पर वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आप खुद सोचिए कि अगर आप पूरी तरह से थके हुए होंगे, फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड होंगे, तो क्या आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। अपने स्लीप पैटर्न के साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। मैं समझता हूं कि हर स्टूडेंट को लगभग 6 से 7 घंटे की नींद डेली लेना चाहिए, ज़रूर लेना चाहिए, और एक उसका पर्टिकुलर टाइम पैटर्न भी आपका होना चाहिए। कभी कभी काम की वजह से आप उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर उसके साथ छेड़छाड़ करते रहना आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करता है। कई बार अगर ऐसा होता है कि आप रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं और अगले दिन दिन भर सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट सफ़र कर जाता है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद गैप जरूरी है और नींद लेना बहुत जरूरी है। सही नींद, सफिशिएंट नींद आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। 8th मिस्टेक है कंपटीशन विद फ्रेंड्स एंड थ्राइव फॉर रैंक। क्या मतलब है इस बात का? इसको समझिए। कई बार स्टूडेंट जब टेस्ट देते हैं, उनकी एक अपनी रैंक आती है। मान लीजिए आपके साथ 1000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया और आपकी रैंक उसमें आ रही है 500। अब आपको लगता है कि मुझे इन 500 बच्चों से अपने आप को ऊपर लेकर आना है, कम से कम मेरी रैंक 100 के अंदर आनी चाहिए। मेरे फ्रेंड की रैंक आई थी 200, मेरी अगले टेस्ट में उससे बेहतर रैंक आनी चाहिए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं या आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ध्यान रखिए, यह गलती आपका बहुत नुकसान करती है, अननेसेसरी आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करती है और आपको दूसरों के कंपैरिजन में इंफीरियर फील करवाती है। जी हां, अगर आपको कंपटीशन करना है तो केवल और केवल खुद से कीजिए, और उसमें भी रैंक का कंपैरिजन मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी 500 रैंक आई है तो अगले टेस्ट में मेरी रैंक 200 के अंदर आनी चाहिए। जी नहीं, आपका कंपैरिजन खुद से करिए और साथ में आपके स्कोर के साथ अपना टारगेट सेट कीजिए कि मैंने इस टेस्ट में ये मार्क्स स्कोर किए, मेरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में ये क्वेश्चंस गलत हुए, इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस गलत हुए और इतने क्वेश्चंस में मैंने मिस्टेक्स की है, इन मिस्टेक्स को मैं कवर कर सकता हूं। तो टेस्ट के एनालिसिस से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और नेक्स्ट टेस्ट में उन्हें कवर करने
करने की कोशिश कीजिए, यानी खुद के साथ कॉम्पीट कीजिए, तो आप अपने आप को बेटर साइड पर लेकर आ पाएंगे और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जिन लोगों को आप पीछे छोड़ना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली पीछे छूटते जा रहे हैं। जिन लोगों से बेहतर रैंक आप लाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली आती जा रही है। लेकिन रैंक के पीछे मत भागिए, एक्सेलेंस के पीछे भागिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार लेंगे। तो 9th मिस्टेक बताता हूं बच्चों, और 9th मिस्टेक ये है इंडल्जिंग इन रिलेशनशिप्स। देखिए, जब आप 10th क्लास तक थे तो एक अलग एनवायरनमेंट था आपके स्कूल का। जब आप 11th 12th में आकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप नीट जैसे एग्जाम जहां पर लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, उनमें उनको प्रिपेयर करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, वहां पर एक अलग एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। क्लास की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, बॉयज गर्ल्स ये सब कुछ साथ में रहता है। तो कई बार मैंने देखा है कि कुछ इन्फैचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं और इस वजह से स्टूडेंट्स अपना नुकसान करने लग जाते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार वन साइडेड रिलेशनशिप्स भी होती हैं जो आपको अननेसेसरी परेशान कर रही होती हैं। आपका जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब कर देती हैं, आप दिमाग आपका परेशान रहने लगता है और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर आता है। और आप जानते हैं कि परफॉर्मेंस आपके लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, और जब आपकी परफॉर्मेंस बिगड़ती है आपका नीट में सिलेक्शन रुकता है। नीट में सिलेक्शन के साथ साथ आपकी इस तरह की रिलेशनशिप्स भी खत्म हो जाती है। ना नीट में सिलेक्शन मिलता है, ना रिलेशनशिप में सक्सेस हो पाते हैं। अल्टीमेटली इसका नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो बच्चों ध्यान रखिए कि इस तरह की चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। अभी जो आपका एज ग्रुप है उसमें ये सामान्य बातें हैं, लेकिन इनके ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये टाइम आपको अपने करियर के ऊपर देना चाहिए। बाकी सब चीज़ों के लिए लाइफ में आपको बहुत मौके और बहुत समय मिलता है। 10th मिस्टेक बता रहा हूं बच्चों, वो है सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर। जी हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपोजर आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। बच्चों ये याद रखिए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर हैं, स्नैपचैट पर हैं, यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर हैं, किसी भी इस तरह के सोशल मीडिया ऐप पर आप एंगेज्ड हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बार बार आप अपना मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, ये अल्टीमेटली आपका नुकसान करता है और आपको पता नहीं चलता कि कब आपने अपना बहुमूल्य टाइम खो दिया और आपके हाथ से एक सिलेक्शन सरक गया और रिपेंट करने के अलावा आपके पास उस वक्त कुछ नहीं बचता। तो बच्चों ध्यान रखिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। इन सब सोशल मीडिया पर एकेडमिक कंटेंट, गुड इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया फ्लडेड है इन सब चीज़ों से। इसलिए आपको अपनी ज़रूरतें डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है, और साथ में ये डिफाइन करने की ज़रूरत है कि डेली में ये पर्टिकुलर टाइम इतनी देर के लिए सोशल मीडिया यूज़ करूँगा फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ये आपको पता होना चाहिए और उस टाइम के प्रति पाबंद रहिए, खुद को कमिटेड रखिए, तो आप इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचा पाएंगे। ये 10 मिस्टेक्स वो हैं बच्चों जो मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस वजह से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का नुकसान होता है। अगर आप इनके अलावा भी कोई और मिस्टेक करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उन कमेंट्स को पढ़ने वाले और स्टूडेंट्स को भी अलर्ट मिले और इन 10 मिस्टेक्स के साथ साथ उन मिस्टेक्स को भी वो स्टूडेंट्स टेक केयर करते हुए चलें और आने वाले दिनों में अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।